हेलो डियर फ्रेंड, तो मैं आप सभी को वेलकम करता हूं। दोस्तों आज का बहुत सारे लोगों का ये डिमांड था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कराएंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि आपको जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, दोस्तों अगर आप पढ़ते हैं तो दोस्तों पार्ट 1 का 2 में भी पूछ देता है और 2 का 1 में भी पूछ देगा। तो दोस्तों क्योंकि दोनों एक ही है, बस दोस्तों लम्बा ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसको 2 पार्ट में बाँट दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, 1 हो या 2 हो, आपको ध्यान से देखना है। आज हम आए हैं दोस्तों, अब दोस्तों लगातार 2-4 दिन जो है वो चलेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, फिलअप, ट्रू फॉल्स या दोस्तों आपको मैचिंग, ये सारे क्वेश्चन चलेगा। फुल फॉर्म भी आएगा, तो जो कि दोस्तों आपको 10 से 15 नंबर पूछेगा हर एक सब्जेक्ट में। तो उसके लिए हमें वीडियो लेकर आए हैं। तो आप किसी भी स्टेट का है देखिए, मज़े लीजिए और मज़े में पढ़िए ताकि याद हो। और दोस्तों ये आज हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप लोग, 100 क्वेश्चन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे चीज़ क्लियर करेगा। तो चलिए करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, ये जो हम लेकर आए हैं वीडियो, ये है दोस्तों MSN, मतलब दोस्तों मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 का है। ऐसे तो 1 का है, लेकिन दोस्तों एक 1 हो या 2 हो, दोनों में किसी में पूछ देगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। एक में है कि शैल क्रिया द्वारा गुर्दा निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों शैल क्रिया मतलब दोस्तों शैल क्रिया उसे कहते हैं सर्जरी के द्वारा, मतलब ऑपरेशन के थ्रू क्या होता है, गुर्दा मतलब जो किडनी के निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों नेफ्रेक्टोमी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि सर्जरी के थ्रू जो है गुर्दा बाहर निकालने की क्रिया को नेफ्रेक्टोमी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि अमाशय की सूजन को डैश कहते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमाशय के जो सूजन होता है पेट का, उस सूजन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों गेस्ट्राइटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछेगा ट्रू फॉल्स में पूछ देगा कि गेस्ट्राइटिस अमाशय का सूजन है, तो हाँ है, ट्रू हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में पूछेगा कि अमाशय के सूजन को क्या कहते हैं, तो गेस्ट्राइटिस कहते हैं, या पूछ देगा कि गेस्ट्राइटिस किसे कहते हैं, तो अमाशय के सूजन को कहते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो 2 हो गया। तीसरा यहाँ पे आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट है, कहेगा कि मूत्राशय की सूजन, इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं। दोस्तों सूजन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो दोस्तों जो मूत्राशय है, मतलब जो मूत्र नली है, उसमें सूजन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों साइटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों साइटिटिस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, मूत्राशय का जो सूजन होता है उसको दोस्तों क्या होता है, साइटिटिस कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों है चौथा है कि फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों ये जो सूजन इन्फ्लामेशन वाला है बहुत पूछता है कि फेफड़े को सूजन के क्या कहते हैं, मूत्राशय के सूजन को क्या कहते हैं, अमाशय के सूजन को क्या कहते हैं। उसके बाद है कि मसूड़े के सूजन को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाता है। तो मूत्राशय के सूजन को क्या कहते हैं, साइटिस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। चौथा है कि फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों सल्फेनाइजिटिस कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। फैलोपियन ट्यूब की सूजन को क्या कहते हैं, सल्फिनीजिटिस। जी हाँ दोस्तों सल्पाइनजिटिस। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, सल्पाइनजिटिस। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फैलोपियन ट्यूब को सूजन को सल्पाइनजिटिस कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि हेमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन है। दोस्तों हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है, तो आयरन आवश्यक है। खांसी में रक्त आने को क्या कहते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके खांसी है, जो बलगम है, उसमें अगर रक्त आ रहा है तो क्या कहा जाता है, हेमोपटाइसिस कहा जाता है। जी दोस्तों ध्यान में रखिएगा, हेम मतलब दोस्तों क्या चीज़, रक्त, और दोस्तों टाइटिस मतलब खांसी होता है, तो हेमोपटाइटिस होता है कि खांसी में रक्त आना। 7वां है स्तन को शल्य क्रिया द्वारा निकालना क्या कहलाता है। दोस्तों स्तन में अगर दोस्तों कैंसर हो जाता है, या स्तन में क्या होता है, छाती में गांठ हो जाता है, तो दोस्तों उसको सर्जरी के थ्रू निकाला जाता है। तो कहता है कि स्तन को शल्य क्रिया द्वारा निकालना क्या कहलाता है, तो मैस्टेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों मैस्टेक्टोमी कहलाता है, मतलब क्या चीज़, मैस्टेक्टोमी कहलाता है, मैस्टेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों याद में रखिएगा कि स्तन को सर्जरी के थ्रू, शल्य क्रिया के थ्रू निकालना क्या कहलाता है, मैस्टेक्टोमी। जी हाँ दोस्तों मैस्टेक्टोमी MASTCTOM मैस्टेक्टोमी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 8वां यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है कि रक्त में सोडियम की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों जो रक्त में सोडियम होता है उसे हम लोग कमी हो जाता है नॉर्मल से, तो क्या कहते हैं, तो दोस्तों हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, हाइपोनेट्रेमिया। अब देखिए दोस्तों नेट्रेमिया क्यों कहते हैं, तो दोस्तों नेट्रेमिया इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं सोडियम का जो दोस्तों होता है वो इंडिकेट होता है Na होता है। अब Na दोस्तों होता है, तो इसीलिए N फॉर नेट्रेमिया दिया गया है। तो ध्यान में रखिएगा, सोडियम मतलब दोस्तों हाइपोनेट्रेमिया, मतलब रक्त में सोडियम का मात्रा कम होना।
नौमा यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यहाँ पे साथियों देख सकते हैं नौमा में कि दवाइयाँ जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं। तो ये तो फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं कि दवाइयाँ, वैसा दवाइयाँ जो मूत्र की मात्रा को बढ़ा दे उससे दोस्तों डाईयूरेटिक्स कहते हैं। और जो डाईयूरेटिक्स होता है दोस्तों वो जो है रात के समय नहीं दिया जाता है, दिन के समय सुबह में दिया जाता है, क्योंकि अगर रात में दिया जाएगा तो दोस्तों ये क्या करता है, मूत्र की मात्रा को बढ़ा देगा, जिससे आप सोएंगे तो बार बार क्या होगा, मूत्र विसर्जन लगेगा, तो उस अवस्था में आपको जगना पड़ सकता है, इसलिए दिन में दिया जाता है। यहाँ पे नौमा आराम से हम लोग देखते हैं साथियों। नौमा क्या कहता है क्वेश्चन कि नींद लाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर नींद लाना है तो वैसे दवाओं को समूह को क्या कहते हैं, तो हाइप्नोटिक कहते हैं। दोस्तों याद में रखिएगा, हाइप्नोटिक कहते हैं। नींद लाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं, हाइप्नोक्टेमी कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि नींद लाने वाली दवाओं को समूह को क्या कहते हैं, हाइप्नोक्टेमी कहते हैं। क्या चीज़, हाइप्नोटिक। तो ध्यान में रखिएगा। 11 है ऑपरेशन के द्वारा पित्ताशय मतलब जो गोल्ड ब्लेडर है उसको निकालना क्या कहलाता है। दोस्तों ऑपरेशन के द्वारा गोल्ड ब्लेडर को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, कोलोसाइटोटॉमी। जी हाँ दोस्तों, कोलेसाइटोटॉमी। जी हाँ दोस्तों, कोलेसाइटोटॉमी। तो याद रखिएगा क्या चीज़, कोलेसाइटेक्टॉमी। जी हाँ दोस्तों, कोलेसाइटोटॉमी। तो ध्यान में रखिएगा कि ऑपरेशन के थ्रू जो है वो गोल्ड ब्लेडर पित्ताशय को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, कोलेसाइटेक्टॉमी। कोलेसाइटेक्टॉमी। जी हाँ दोस्तों, याद थोड़ा नाम डिफिकल्ट होता है लेकिन दोस्तों इसको याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे दोस्तों जो गोल्ड ब्लेडर होता है, जो पित्ताशय होता है, वहाँ पे जो दोस्तों क्या होता है, जो पथरी बनता है और उसमें दोस्तों गोल्ड ब्लेडर अगर आपका काम नहीं कर रहा है, बार बार पथरी बनता है, तो गोल्ड ब्लेडर को ही क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इस ऑपरेशन में जो हटाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, कोलेसाइटेक्टॉमी। कोलेसाइटेक्टॉमी। तो इस चीज़ को याद में रखिएगा कि कोलेसाइटेक्टॉमी। तो इस चीज़ हो गया, स्पेलिंग देख लीजिए, दिक्कत हो रहा है तो 12th नंबर है 12 में है। देखिए स्पष्ट रूप से विटामिन डैश की कमी से दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लिखा क्या है कि विटामिन डैश की कमी से दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया होता है। दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, तो विटामिन किस कमी के कारण से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो दोस्तों विटामिन B12, क्योंकि B12 जानते हैं कोबाल्ट का स्रोत होता है, और दोस्तों एक कोबाल्ट जो है एनीमिया, लगभग एनीमिया दोस्तों जो पर्नीशियस एनीमिया है वो B12 के कमी से होता है। तो ये चीज़ें है। 13 नंबर देखिए कि रक्त में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों हम लोग ऊपर में पढ़े हैं कि रक्त में सोडियम की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोनेट्रेमिया। अब यहाँ पे है पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि पोटेशियम जो होता है उसको K से इंडिकेट करते हैं, तो K से इंडिकेट करते हैं इसलिए यहाँ पे है हाइपोकैलेमिया। तो ध्यान में रखिएगा, रक्त में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया। ये मत सोचिएगा कि कैलेमिया है तो कैल्शियम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रक्त में पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। 14 है विटामिन B2 की कमी से क्या होता है दोस्तों, तो केलोसिस होता है। ध्यान में रखिएगा, जो विटामिन B2 है, जो विटामिन B2 है, जिसको दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इसके कमी से क्या होता है, केलोसिस होता है। तो ध्यान में रखिएगा विटामिन B2 के कमी से केलोसिस होता है। 15 नंबर है डैश उपकरण से मूत्राशय के अंदरूनी जांच किया जाता है। दोस्तों जो मूत्राशय है वो क्या होता है दोस्तों, उसके अंदरूनी जांच किससे किया जाता है, तो दोस्तों सिस्टोस्कोप से। तो ध्यान में रखिएगा, जो सिस्टोस्कोप है उसके थ्रू क्या होता है, मूत्राशय का अंदरूनी जांच किया जाता है। किसके थ्रू, सिस्टोशय के थ्रू, सिस्टोस्कोप के थ्रू। 16 है दोस्तों कि र्यूमेटिक बुखार डैश नामक कीटाणु से होता है। दोस्तों जो र्यूमेटिक बुखार है दोस्तों वो किसके नामक कीटाणु से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस हम लोग देख चुके हैं, और दोस्तों ये स्ट्रेप्टोकोकस के जो नामक जीवाणु से जो है र्यूमेटिक बुखार होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेटोस्कोपस कौन से बुखार को जन्म देता है, तो र्यूमेटिक बुखार। ये आपसे पूछ देगा कि र्यूमेटिक बुखार जो है वो किस कीटाणु के नामक कीटाणु से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सफ़ेद रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर आपके जो ब्लड है वहाँ पे जानते हैं कि लाल रक्त है, उसके बाद दोस्तों है श्वेत रक्त है और प्लेटलेट्स होता है, ये 3 तरह के मौजूद होता है ब्लड में। तो दोस्तों ये 3 तरह के जो रक्त होता है वो दोस्तों क्या होता है कि सफ़ेद रक्त अगर दोस्तों बढ़ जाता है, आपके रक्त में जो सफ़ेद कणिकाएँ हैं वो अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस। या दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाएँ बढ़ जाना मतलब WBC की काउंट बढ़ जाना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। उसके बाद दोस्तों है गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं। 18 नंबर है गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। तो दोस्तों नेफ्राइटिस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में आप लोग रखिएगा।
ये चीज़ हो गया नेफ्राइटिस, यहाँ पे देखिए क्या था, नेफ्राइटिस हो गया। उसके बाद नेफ्राइटिस है। 16 नंबर यहाँ पे देखिए कि एंटीस्पेटिक, जी हाँ दोस्तों, एंटीस्पेटिक सर्जरी का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर जोसेफ लिस्टर को। तो आपसे दोस्तों पूछ देगा कि बताइए कि एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है उसका जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को। तो ये चीज़ हो गया। 20 नंबर है पित्ताशय, जो गॉल ब्लैडर के पथरी को क्या कहते हैं? दोस्तों जो पित्ताशय है वहाँ के पथरी को क्या कहते हैं? तो कोलोलिथियासिस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कोलोलिथियासिस, जी हाँ दोस्तों, जो गोल्ड ब्लैडर है वहाँ के पथरी को क्या कहते हैं? तो कोलेलिथियासिस। दोस्तों अगर इस प्रकार के नाम याद नहीं रहता है तो उसके 2 खंडों में विभाजित कीजिए। एक खंड क्या होता है दोस्तों? CHOLE, कोले, और एक क्या है? लिथियासिस। एक है कोले और एक है लिथियासिस। मतलब पित्त में जो गोल्ड ब्लैडर है वहाँ पे पथरी को हम लोग कोलेलिथियासिस कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे 20 नंबर हम लोग देखते हैं, ये 20 डबल हो चुका है। तो दोस्तों ये 20 नंबर हम लोग देखते हैं कि दोस्तों फेफड़े के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? दोस्तों जो फेफड़ा है उसके संकुचन मतलब सिकुड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों निमोनाइटिस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं? निमोनाइटिस कहते हैं। फेफड़े के सिकुड़ने को निमोनाइटिस कहते हैं, जिसको दोस्तों संकुचन होता है फेफड़े में संक्रमण को हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रकार से दोस्तों निमोनिया भी कहते हैं कि निमोनिया हो गया है। तो वही चीज़ें है दोस्तों निमोनाइटिस, मतलब फेफड़े को सिकुड़ जाना। उसका दोस्तों है 21 नंबर देख सकते हैं कि एमिनोफाइलिन का प्रयोग डैश में किया जाता है। दोस्तों जो एमिनोफाइलिन है, जैसा कि जानते हैं कि दोस्तों अस्थमा पेशेंट वाले के अस्थालिन दिया जाता है, तो उसी प्रकार से एमिनोफाइलिन और अस्थालिन ये दोनों जो है अस्थमा वाले पेशेंट को दिया जाता है। ये दोस्तों दवा है। 22 नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि दोस्तों डैश को शरीर के मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको शरीर को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो प्यूटरिट ग्रंथि को। दोस्तों ये मास्टर ग्रंथि इसलिए होता है क्योंकि ये जो दोस्तों है अंतःस्रावी जो भी ग्रंथियाँ है ज़्यादातर दोस्तों ये क्या करता है? ये दोस्तों डायरेक्शन देता है कि आपको कौन से काम के लिए श्रावण करना है और किस ग्रंथि को जो श्रावण करना है किस काम के लिए, किस उद्देश्य के लिए करना है। तो दोस्तों यही जो है निर्धारित करता है मास्टर ग्रंथि। उसका बाद है दोस्तों 23 नंबर है मूत्र में जो प्रोटीन का पाया जाना क्या कहलाता है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूत्र में दोस्तों अगर प्रोटीन पाया जाता है तो P फॉर प्रोटेन्यूरिया। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेन्यूरिया। तो याद होगा कि मूत्र में प्रोटीन मतलब दोस्तों प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रो लिख दिया, प्रोटीन यहाँ पे लिख दिया, और यूरिया मतलब प्रोटीन यूरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटेन्यूरिया, इसको हम लोग कहेंगे कि प्रोटेन्यूरिया, और ऐसे तोड़ के कहिएगा तो प्रोटीन यूरिया मतलब यूरिन में प्रोटीन का उपस्थित होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या कहते हैं? दोस्तों जो हॉस्पिटल में एक्वायर्ड इन्फेक्शन है HAI इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को दोस्तों हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब अस्पताल जनित संक्रमण, तो उसी को हम लोग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसको हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं। अब नोजोकोमियल संक्रमण क्या होता है ये हम लोग बहुत बार देख चुके हैं साथियों फर्स्ट ईयर में। अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर में है, कहता है कि प्लूरल कैविटी में पस जमा होना, मतलब जो दोस्तों प्लूरल कैविटी है जो हमारे फेफड़े में दोस्तों फेफड़े के आसपास प्लूरल जो है दोस्तों प्लूरा जो होता है फेफड़े को ढक के रखता है, और यही दोस्तों प्लूरल जो कैविटी है जो दोस्तों छिद्र है उसमें पस पा जाना क्या कहलाता है? प्लूरल इफ्यूजन पाया जाता है। दोस्तों आपसे पूछेगा कि प्लूरल इफ्यूजन जो है दोस्तों, प्लूरल इफ्यूजन जो दोस्तों है वो कहाँ पाया जाता है? तो प्लूरल कैविटी में। तो यही है कि प्लूरल कैविटी में फंस हो जाना को हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। 26 नंबर है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कहलाती है? दोस्तों रक्त में दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाना क्या कहलाता है? हाइपरकैप्निया। जी दोस्तों हाइपरकैप्निया। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाना दोस्तों क्या कहलाएगा? हाइपरकैप्निया। अगर यहीं पे कम कहता तो हाइपोकैप्निया हो जाता। जी हाँ दोस्तों, अगर कहता कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो जाना तो हाइपोकैप्निया। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अधिक पूछा है अत्यधिक मात्रा, तो अत्यधिक का मतलब होता है हाइपर, तो ही होता है हाइपरकैप्निया, ध्यान में रखिएगा। 27 नंबर है साथियों यहाँ पे सीरम क्रियाटिन। जी दोस्तों, जो सीरम क्रियाटिन होता है डैश की समान वैल्यू है। दोस्तों जो सीरम क्रियाटिन होता है उसका दोस्तों समान वैल्यू क्या होता है? ये सीरम टेस्ट में किया जाता है ब्लड का, तो वहाँ पे इसका समान वैल्यू है 0.8 से 1.4 mg/dl। जी दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जो सीरम क्रियाटिन होता है उसका समान वैल्यू 0.8 से लेकर 1.4 mg/dl होता है। तो ये चीज़ समझ गए। 28 नंबर है मूत्र त्यागने समय होने वाली जलन को क्या कहते हैं? दोस्तों जो आपका मूत्र करते समय
अगर जलन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश के भाषा में, मेडिकल के भाषा में, तो बर्निंग मिक्टूरेशन। जी दोस्तों, बर्निंग मिक्टूरेशन, बर्निंग मिक्टूरेशन। जी दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि मूत्र त्यागते समय जलन होने को हम लोग कहते हैं दोस्तों बर्निंग मिक्टूरेशन। बर्निंग मतलब जलन और मिक्टूरेशन मतलब दोस्तों मूत्र त्यागना। तो यही होता है कि मूत्र त्यागने में जलन को बर्निंग मिक्टूरेशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न क्या है कि फेफड़ों में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर फेफड़ा में द्रव भर जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। फेफड़ों में द्रव की उपस्थिति को पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। और ऊपर हम लोग क्या देखे हैं कि फेफड़ों में दोस्तों जो है वो पस भर जाना क्या कहते हैं, मतलब जो प्लूरल कैविटी है उसमें पस भर जाना क्या कहते हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल कैविटी में पस भर जाना। और यहाँ पे है कि फेफड़ों में द्रव की उपस्थिति को पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए हम लोग चलते हैं सीधा 30वें नंबर प्रश्न पर। दोस्तों जो 30वां नंबर यहाँ पे प्रश्न है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है 30 में कि सिराओं जो भेन है दोस्तों हमारा, भेन में थक्का जमने की दशा को क्या कहते हैं। दोस्तों भेन में जो है वो रक्त का थक्का जमने का दोस्तों जो दशा होता है, जो स्थिति होता है उसको क्या कहते हैं, तो भेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। दोस्तों जो भेन से ही बना है क्या चीज़, भेनस, तो यही भेनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं सिराओं में थक्का जमने की क्रिया को। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गया। 31 नंबर देख सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों है डैश से बनता है। जो इंसुलिन हार्मोन है साथियों वो किससे बनता है, तो पैंक्रियाज से बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है दोस्तों वो कहाँ बनता है, पैंक्रियाज में बनता है। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, टेकीकार्डिया में हार्ट रेट 10 प्रति मिनट से अधिक होता है। दोस्तों जो टेकीकार्डिया है हमारा उसमें हार्ट रेट जो होता है वो 100 से अत्यधिक होता है। और नॉर्मल कितना है दोस्तों, 70 से 80। और दोस्तों ब्रेडिकार्डिया कितना होता है, 60 होता है। जी हाँ दोस्तों, 60 से जो नीचे होता है वो ब्रेडिकार्डिया होता है। तो यही होता है मंद श्वसन, टेकीकार्डिया मतलब तीव्र श्वसन। और एक नॉर्मल जो होता है दोस्तों उसको जो है 70 से 80 होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम देख लिए। 33 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों कि ब्रेडिकार्डिया में पल्स रेट जो है कितना होता है, 60 से कम होता है, मैंने बता दिया यहाँ पे। उसका दोस्तों देख सकते हैं 34 में है कि प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए डैश की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो प्रोथ्रोम्बिन है उसके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विटामिन के के। दोस्तों जो प्रोथ्रोम्बिन है उसके निर्माण के लिए किसका आवश्यकता होता है, विटामिन के। अब बात करेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन होता क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है कि दोस्तों थ्रोम्बिन कहाँ होगा, रक्त में होगा। तो यही है इस प्रकार के दोस्तों क्या होता है, ये सब जो है वो एक प्रकार का प्लाज्मा जो दोस्तों प्रोटीन है रक्त में पाया जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जो निर्माण के लिए दोस्तों रक्त में विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। उसका दोस्तों 35 नंबर देख सकते हैं कि उल्टी में रक्त आना क्या कहलाता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों कि उल्टी में रक्त आना क्या कहता है, तो हेमेटोमेसिस कहलाता है। दोस्तों क्या चीज़ कहलाता है कि उल्टी में अगर रक्त आएगा तो उसको क्या कहेंगे, हेमेटोमेसिस। जहाँ दोस्तों हेमेटेमेसिस ध्यान में रखिएगा कि उल्टी में अगर रक्त आता है तो हेमेटेमेसिस। और दोस्तों हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि खांसी में दोस्तों अगर रक्त आएगा तो उसको क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें तो वहाँ पर क्या था, हेमोसाइटिस। जहाँ दोस्तों हेमोसाइटिस। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि मेनिंजिस के पर्दा। दोस्तों जो मेनिंजिस है जो हमारे शरीर को, जो हमारा मस्तिष्क है क्या करता है, वो ढकने का काम करता है। मेनिंजिस एक प्रकार का दोस्तों क्या है, झिल्ली है। ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, आवरण प्रदान करता है। और ये CFC को क्या करता है, ढककर चारों साइड से एक दोस्तों लेबल बनाता है। तो यही मेनिंजिस होता है। उसमें दोस्तों अगर इन्फ्लामेशन पर्दास्त सूजन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो यही हम लोग कहते हैं कि मेनिंजाइटिस हो गया है। तो इसका मतलब होता है कि जो मेनिंजिस है हमारा मस्तिष्क के उसमें प्रॉब्लम इन्फेक्शन आ गया है तो ही होता है मेनिंजाइटिस। तो ये चीज़ हो गया। 37 नंबर है पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के रोग के कारण कौन से कीटाणु होता है। मतलब दोस्तों जो हमारा फेफड़े का जो टीबी होता है उसमें दोस्तों होने से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा कीटाणु होता है, कौन सा कारण है। तो दोस्तों मैं बता दूं, पहले भी मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में कि जो टीबी है उसका होने का कारण होता है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो आपसे घुमाने के लिए पूछ देगा कि पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, बात वही है। जो ट्यूबरक्लोसिस होगा वो दोस्तों तंत्रिका तंत्र सहित फेफड़ा कहीं प्रभावित करता है, तो ही है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे देख सकते हैं 38 नंबर, डैश हृदय के स्वाभाविक पेसमेकर कहा जाता है। दोस्तों जो हृदय का जो नेचुरल या स्वाभाविक जो पेसमेकर है किसे कहा जाता है, तो ऐसे नोड को कहा जाता है। दोस्तों ऐसे तो ये सारे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेकंड सभी को देखना चाहिए, लेकिन हम अभी ऐसे सेकेंड ईयर वाले के लिए पढ़ा रहे हैं। 39 साथियों देख सकते हैं मूत्राशय के पूर्व निष्कासन को डैश कहते हैं। दोस्तों जो मूत्राशय है उसके पूर्व निष्कासन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों साइटेक्टोमी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मूत्राशय है उसके पूर्व निष्कासन हो जाना यहाँ पे देख सकते हैं साइटेक्टोमी कह लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, साइटेक्टोमी।
जो कि हम लोग ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट दोस्तों चौथा है कि रेनिटिनिड दवा डैश के रूप में दिया जाता है। दोस्तों जो रेनिटिडिन दवा होता है वो दोस्तों क्या चीज़ में दिया जाता है, एंटासिड मतलब गैस के दवाई में रेनिटिडिन दवा दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रेनिटिडिन किसके लिए दवा है, तो एंटासिड का दवा है। यहाँ पे देख सकते हैं 41 नंबर, सांस के दौरान दोस्तों सीटी जैसी आवाज़ आना क्या कहलाता है। दोस्तों सांस ले रहे हैं अगर उस समय सीटी जैसी आवाज़ आता है तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं व्हीजिंग, या दोस्तों व्हीजिंग कहते हैं। सांस के दौरान अगर दोस्तों सीटी जैसी आवाज़ आ रहा है तो उसको हम लोग व्हीजिंग कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम 42 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। 42 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत हलवा सवाल है दोस्तों। तो ये स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, सब जानते हैं। 43 है दोस्तों कि गुर्दा के कार्य को कृत्रिम ढंग से डैश द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगर गुर्दा किसी का किडनी खराब हो जाता है तो दोस्तों उसको मानव निर्मित या इसको हम कह सकते हैं कृत्रिम रूप से ढंग से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो डायलिसिस के थ्रू किया जाता है। 44 है गुर्दा का क्या कार्य होता है, जानते हैं कि रक्त का छन्ने का काम करता है, अवशिष्ट पदार्थों को दोस्तों ये साफ करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो ये सब काम है गुर्दे का, किडनी का। 44 है कि फॉलिक एसिड की कमी से डैश होता है। दोस्तों फॉलिक एसिड अगर शरीर में कम हो जाता है तो क्या होगा, तो दोस्तों न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाएगा, मतलब पोषक एनीमिया हो जाएगा। तो एक फॉलिक एसिड भी शरीर में होना आवश्यक होता है दोस्तों। अगर उसका कमी होता है तो न्यूट्रिशनल एनीमिया हो जाएगा। उसका दोस्तों 45 सफ़ेद रक्त कणिकाओं की जो संख्या है समान से कम होने की दशा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों हमने ऊपर भी बताया कि समान से अधिक हो जाएगा तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा और समान से कम हो जाएगा तो ल्यूकोपेनिया होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ल्यूकोपेनिया होगा तो सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की दशा कम हो जाएगा संख्या, अगर अत्यधिक होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा। तो ये चीज़ें हैं। उसका दोस्तों है 47 है किडनी फेलर में सीरम क्रिएटिनिन होता है। दोस्तों अगर किडनी फेलुअर होता है तो जो सीरम क्रिएटिनिन होता है वो बढ़ा हुआ होगा, तभी दोस्तों किडनी फेल होने का खतरा होता है, सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ होगा। तो 48 है कोर्टिसोल। दोस्तों जो कोर्टिसोल है अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने के डैश रोग होता है। दोस्तों कोर्टिसोल का अत्यधिक स्रावन होने से जो शरीर है दोस्तों उसमें कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों क्यूसिंग होता है। जैसे तो ध्यान में रखिएगा कि क्यूसिंग जो है दोस्तों कोर्टिसोल के अत्यधिक मात्रा में स्राव होने के कारण क्या होता है, क्यूसिंग होता है। 49 है कोर्टिसोल कम मात्रा में स्रावित होने के कारण कौन सा रोग होता है, एडिशंस रोग होता है। तो दोस्तों ये दो चीज़ याद रखिएगा कि कोर्टिसोल अगर अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है तो कुशिंग होगा, अगर दोस्तों कोर्टिसोल कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो एडिशंस होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कोर्टिसोल अत्यधिक स्रावित होगा तो कुशिंग, अगर कम होगा तो एडिशंस। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि जो रेनिटिडिन दवा का प्रयोग है डैश में करते हैं, किस में करते हैं, तो दोस्तों हाइपर एसिडिटी। दोस्तों अत्यधिक जो गैस्ट्रिक है, जो दोस्तों हाइपर एसिडिटी बनने से रेनिटिडिन दवा का किया जाता है। 51 है मस्तिष्क में भाषा क्षेत्र के बाधित होने को क्या कहते हैं। दोस्तों मस्तिष्क में अगर भाषा का बोध नहीं हो रहा है तो दोस्तों उसको हम लोग कहेंगे एस्फेसिया। जहाँ दोस्तों एफेसिया, जहाँ दोस्तों एफेसिया के कारण आप किसी भी भाषा का बोध नहीं कर पाते हैं तो ये हो जाता है एफेसिया। उसका दोस्तों 52 नंबर में देख सकते हैं कि ब्लैक सिनी स्टूल जिसमें रक्त हो क्या कहते हैं। दोस्तों अगर दोस्तों ब्लैक सिनी मतलब दोस्तों आपके जो रक्त है उसमें से दोस्तों अगर ब्लैक आ रहा है रक्त में, जो दोस्तों आपका स्टूल है, जो दोस्तों मल है आपका, उसमें अगर दोस्तों मल अगर आपका काला आ रहा है, कालापन आ रहा है तो उससे हम लोग कहते हैं मलीला। 53 है दमा की सबसे गंभीर श्रेणी कौन सी है। दोस्तों जो दमा होता है उसमें सबसे गंभीर श्रेणी कौन सी है, तो स्टेटस एस्थमेटिस। जी हाँ दोस्तों स्टेटस एस्थमेटिकस। जी हाँ दोस्तों स्टेटस एस्थमेटिकस। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो दमा है उसका गंभीर श्रेणी एक कौन है, तो स्टेटस एस्थमेटिकस। जी हाँ दोस्तों स्टेटस एस्थमेटिकस। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि 54 डिप्थीरिया के कारक जीवाणु कौन सा है। दोस्तों तो यहाँ पे देखिए कि कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। जी हाँ दोस्तों जो डिप्थीरिया है उसका कारक बैक्टीरिया मतलब दोस्तों उसका कॉज कौन से दोस्तों बैक्टीरिया है, तो दोस्तों वो है दोस्तों कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो है दोस्तों कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। जी हाँ दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डिप्थीरिया के होने का जो कारण जीवाणु है वो है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है इंसुलिन दोस्तों जो है वो दोस्तों इंसुलिन डैश से निकलता है। दोस्तों इंसुलिन किससे निकलता है, तो आप लोग जानते हैं कि इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, पैंक्रियाज से स्रावन होता है। तो ये पैंक्रियाज में दोस्तों किस सेल से होता है, तो बीटा सेल से दोस्तों इंसुलिन का स्रावन होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
56 है कि मेनिंजिस की सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि मेनिंजिस के सूजन इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। और साथियों यहाँ पे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न क्या है कि एड्रीनल ग्रंथि से अत्यधिक मात्रा में स्राव होने से डैश होता है। दोस्तों जो यहाँ पे जो एड्रीनल ग्रंथि है दोस्तों, इससे अत्यधिक मात्रा में स्राव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज कहते हैं। अभी ऊपर हम लोग देखे हैं दोस्तों कि कौन सी चीज़ था दोस्तों, वहाँ पे हम 2 चीज़ देखे हैं कि कुछ था, मिस्टेक कर रहे हैं कि इससे श्रावण अत्यधिक मात्रा में फलाने का अत्यधिक मात्रा में श्रावण होना क्या कहलाता है, कुशिंग, और कम मात्रा में श्रावण क्या कहलाता है। दोस्तों हम अभी ऊपर देख लेते हैं एक बार क्या जाता है साथियों। यहाँ पे देखिए कॉर्टिसेल का अत्यधिक मात्रा में श्रावण कुशिंग कहलाता है। कुशिंग रोग के कारण होता है। कॉर्टिसेल अत्यधिक मात्रा में श्रावित होने का कारण कुशिंग रोग होता है। अगर कॉर्टिसेल कम मात्रा में श्रावित होता है तो उसका कारण एडिशंस रोग होता है। तो ये चीज़ें हैं, कॉर्टिसेल्स था तो हम लोग देख चुके हैं। तो यहीं पर हम लोग देख रहे थे कि एड्रीनल से अत्यधिक मात्रा में जो श्रावण होता है दोस्तों, कौन से रोग होता है, तो एड्रीनल से श्रावण होगा तो दोस्तों कुशिंग डिजीज होगा। तो दोस्तों ये पर है 58 नंबर देख सकते हैं कि छाती से द्रव निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर किसी को सीने में पानी भर जाता है, द्रव भर जाता है, तो वो निकालने की प्रक्रिया प्रोसेस को क्या कहते हैं, थोरासेंटेसिस कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि छाती से पानी निकालना यानी द्रव निकालना क्या कहलाता है, थोरासेंटेसिस कहलाता है। उसके बाद है 59 नंबर, ब्रोंकस को देखने के लिए डैश करते हैं। दोस्तों जो ब्रोंकस होता है उसको देखने के लिए हम लोग ब्रोंकोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो यही है 59 नंबर में कि ब्रोंकस को देखने के लिए हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद छाती से द्रव निकालने को थोरासेंटेसिस कहते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ब्रोंकोस्कोपी दोस्तों ब्रोंकस को देखने के लिए, ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 60 नंबर प्रश्न है कि हृदय का अंतः की सूजन को क्या कहते हैं। दोस्तों मतलब हृदय का जो इंटरनल सूजन इन्फ्लामेशन होगा उसको क्या कहते हैं, तो इंडोकार्डिटिस कहते हैं। जी दोस्तों हृदय के आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियो कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों उसके आंतरिक अंतः जो सूजन होगा हृदय में उसे हम लोग इंडोकार्डिटिस कहते हैं। जी दोस्तों इंडोकार्डिटिस कहते हैं, इंडोकार्डिटिस कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। 61 है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थिति होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। मूत्र में रक्त का उपस्थित होना क्या कहलाता है, डायबिटीज मधुमेह कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार से मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति होना ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। तो ये चीज़ हो गया। उसका दोस्तों 62 नंबर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि मस्तिष्क की विद्युत मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है 10 से नापी जाती है। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो दोस्तों उससे को किससे नापी जाती है, तो ईईजी। जी हाँ दोस्तों ईईजी के थ्रू जो है वो दोस्तों इलेक्ट्रिक ये प्रोसेस होता है जहाँ पे मस्तिष्क को दोस्तों है वो नापा जाता है कि मस्तिष्क कितना अत्यधिक कितना सक्रिय से काम कर रहा है। ईईजी के थ्रू ये पता किया जाता है। 63 नंबर देख सकते हैं लिखा हुआ है पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं। दोस्तों पेरिटोनियल कैविटी है, गुहा है, वहाँ पे द्रव का अवस्थित होना क्या कहलाता है, एसाइटिज कहलाता है। जी हाँ दोस्तों एसाइटिज कहलाता है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में द्रव का उपस्थित होना एसाइटिस कहलाता है। तो ये चीज़ें हो गया। 64 नंबर है, रक्त में पोटेशियम की मात्रा समान से कितना होता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त में पोटेशियम रक्त में सोडियम की मात्रा कितना होता है समान, तो ये जान लीजिए कि रक्त में पोटेशियम की समान मात्रा होता है 3.3 से 5.5 MEQ प्रति एल मतलब लीटर हो सकता है। तो दोस्तों मोल इक्विवेलेंट दोस्तों होता है यहाँ पे चीज़ें, तो 3.5 से 5.5 होता है MEQ प्रति लीटर। ये चीज़ हो गया रक्त में पोटेशियम की मात्रा। उसका दोस्तों हम लोग देखते हैं 65 नंबर में क्या है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब जो दोस्तों ब्लड किसी को देते हैं, देने के लिए रक्त को रेफ्रिजरेटर से 10 मिनट से ज़्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। दोस्तों अगर किसी को ब्लड चढ़ाना है तो जानते हैं कि ब्लड बैंक में जो ब्लड स्टोर होकर रहता है वो फ्रिज में रखा जाता है ताकि वो उसमें का जो सूक्ष्म कोशिका है वो नष्ट ना हो। तो ऐसे में दोस्तों जो ब्लड चढ़ाया जाता है तो चढ़ाने के लिए जो दोस्तों फ्रिज से ब्लड को निकाला जाएगा तो कितने पहले निकाला जाएगा चढ़ाने के लिए, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट पहले निकाल सकते हैं, उससे दोस्तों ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं फ्रिज के बाहर ब्लड को। उसका दोस्तों हो गया 66 नंबर देखिए यहाँ पे, सॉरी दोस्तों 66 नंबर हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, 66 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो चुका है। यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं एसाइटिस वाला यहाँ पे पढ़े हैं कि पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को एसाइटिस कहते हैं और एस्टाइटिस के मरीज के पानी निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए।
67 नंबर है इंसुलिन हार्मोन डैश में बनता है। दोस्तों जो इंसुलिन है अभी भी ऊपर पढ़ाए हैं कि बीटा सेल में दोस्तों और पिनक्रियाज में बनता है। पिनक्रियाज के बीटा सेल से दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। तो ये चीज़ हो गया। 68 नंबर यहाँ पे देखते हैं इम्यूनोथेरेपी दोस्तों डैश के नाम से भी जाना जाता है, कैंसर थेरेपी के नाम से। दोस्तों जो इम्यूनोथेरेपी है इसको हम लोग कैंसर थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से इम्यूनोथेरेपी कौन सा है तो ऑप्शन आपको दे देगा कि कैंसर थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी, फलाना थेरेपी, तो आपको कैंसर थेरेपी पे मारना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों 69 नंबर प्रश्न कि रक्त में पोटेशियम की अधिकता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों रक्त में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाना हाइपोकैलेमिया, रक्त में पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक हो जाना हाइपरकैलेमिया। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। हम पहले भी बताए थे कि किसी भी चीज़ में रक्त में ज़्यादातर देखिएगा कि रक्त में किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना मतलब हाइपर होगा और कम हो जाना हाइपो होगा। और उसके साथ कैल्शियम है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का होता है के इंडिकेट के, तो इसलिए कैलेमिया यहाँ पे दिया गया है, हाइपरकैलेमिया मतलब रक्त में पोटेशियम की अधिकता। 70 नंबर है डैश को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसे, प्यूटरी ग्रंथि को। एक क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 71 नंबर में देखते हैं साथियों, कहता है कि सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक दाब के डैश को अंतर को कहते हैं। दोस्तों जो सिस्टोलिक होता है और जो दोस्तों डायसिस्टोलिक होता है, निम्न दाब और उच्च दाब होता है दोस्तों, वो उसको हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। मतलब दोस्तों जो हम दबाव कहते हैं किसके बीच में, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज़ होता है पल्स प्रेशर होता है इस दोनों के बीच में। अब दोस्तों इस दोनों के अंतर को 72 नंबर में देखिए कि दोस्तों डेरिफाइलिन एक दवा है दोस्तों ब्रोंकिलियाटर का। जी हाँ दोस्तों, डेरिफाइलिन जो है एक अस्थमा वाले पेशेंट के एक बहुत ही ज़बरदस्त दवा है। तो दोस्तों ये जो दवा है ये दोस्तों ब्रोंकोडिलेटर एक दवा है। डेरिफाइलिन एक ब्रोंकोडिलेटर है। ब्रोंको मतलब होता क्या है, लगभग जान ही गए होंगे कि अस्थमा। जी हाँ दोस्तों, तो ब्रोंकोडिलेटर एक डेरिफाइलिन का दवा है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। 73 नंबर है डोपामिन एक डैश औषधि है। दोस्तों जो डोपामिन है एक क्या है, एंटी शॉक, मतलब शॉक लगता है दोस्तों, तो शॉक के स्थिति में ये दोस्तों डोपामिन दिया जा सकता है। दोस्तों ये चीज़ हो गया। 74 नंबर देख सकते हैं, कहता है कि रीनल एडिमा। दोस्तों जो रीनल एडिमा है डैश के जमाव की वजह से होता है। दोस्तों जो हमारा रीनल एडिमा है वो यूरिया के जमाव की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, जो दोस्तों रीनल एडिमा है वो दोस्तों क्या होता है कि यूरिया के जमाव की वजह से होता है। तो ये चीज़ हो गया। 75 है थायराइड ग्रंथि में डैश बनता है। दोस्तों जो थायराइड ग्रंथि है उसमें क्या बनता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा, नाम से स्पष्ट है। उसके बाद दोस्तों 76 नंबर रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया कहते हैं। दोस्तों अब आ गया क्वेश्चन वाला कैल्शियम वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा दोस्तों कितना है, कम हो जाना मतलब हाइपोकैलेमिया और ज़्यादा हो जाना मतलब हाइपरकैल्सीमिया। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। उसका दोस्तों है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग आराम से 77 नंबर कि सभी प्रकार के जीवाणु और विषाणु को मृत्यु डैश ताप पर होती है। दोस्तों जो सभी प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरसेज है उसका मृत्यु कहाँ पे होता है, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब आप लोग समझ सकते हैं साथियों कि ये जो हमारा विषाणु और दोस्तों जो जीवाणु है ये दोस्तों 120 पे क्या 120 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है तापमान पे। दोस्तों तो 77 नंबर प्रश्न यही कहता है कि सभी प्रकार के जो जीवाणु है और दोस्तों जो हमारा सभी प्रकार के क्या है विषाणु है उसके मृत्यु कितने डिग्री तापमान पर हो जाता है, तो 120 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आदमी का दोस्तों 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आदमी कहता है कि अब नहीं, अब बहुत बर्दाश्त से बाहर गर्मी है। तो आप लोग समझ सकते हैं जीवाणु और विषाणु जो सभी प्रकार का होगा वो 120 डिग्री सेल्सियस पर नष्ट होगा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में दीजिएगा। 78 नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्यूटरी ग्रंथि से अधिक मात्रा में होने वाले स्रावित होने को डैश रोग कहते हैं। दोस्तों अगर प्यूटरी ग्रंथि से अत्यधिक मात्रा में स्रावित होने से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों गिगांटिज्म होता है। जी दोस्तों जो गिगांटिज्म है वो होता है प्यूटरी ग्रंथि से अगर अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है तो गिगांटिज्म रोग होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में करके रखिए, बहुत ज़्यादा सुंदर प्रश्न है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं 79 नंबर प्रश्न में कि प्लाज्मा से अत्यधिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाले द्रव को कहते हैं। मतलब दोस्तों जो प्लाज्मा से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले द्रव को क्या कहते हैं, तो उसको CSF कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, CSF कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा जो दोस्तों प्लाज्मा से अत्यधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जो द्रव है उसको हम लोग CSF कहते हैं। 80 नंबर है शीत एनेस्थेसिया देने को डैश कहते हैं। दोस्तों अगर किसी को शीत एनेस्थेसिया देना है मतलब ठंडा एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया का मतलब होता है दोस्तों
दोस्तों कि बेहोशी, मतलब शल्य क्रिया के दौरान जो बेहोशी किया जाता है साथियों, वही होता है एनेस्थेसिया। और दोस्तों शीत से एनेस्थेसिया देने को डैश कहते हैं, मतलब दोस्तों क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी मतलब शीत एनेस्थेसिया। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्रायोथेरेपी मतलब शीत एनेस्थेसिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 81 नंबर है कि रक्त एक तंत्र, मतलब जो स्टोर करने के लिए उचित तापमान कितना होता है। बहुत VVIP क्वेश्चन है 81 नंबर कि जो रक्त को स्टोर करने के लिए उचित जो तापमान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 1 से 6 डिग्री सेल्सियस। बस दोस्तों 1 से 6 डिग्री सेल्सियस ही पे रक्त को क्या किया जाता है कि रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो यहाँ पे दोस्तों ये जो नंबरिंग था वो गलत हो चुका है। 80 से 81 के बाद सीधा 98 आ चुका है। तो आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिस है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 81 नंबर कहता है कि रक्त जो स्टोर है करने के लिए उचित तापमान कितना है, तो साथियों 1 से 6 डिग्री सेल्सियस है, जो कि रक्त को स्टोर कर सकते हैं इतने पर। 98 है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा को डैश कहते हैं। दोस्तों हम लोग ऊपर में भी पढ़ चुके हैं कि रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा को क्या कहते हैं, हाइपरकेपेनिया कहते हैं, और रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी को हाइपोकेपेनिया कहते हैं। तो ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 99 प्रश्न है साथियों कि फेफड़े के क्लैप्स होने को डैश कहते हैं, मतलब दोस्तों जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें क्लैप्स होने को क्या कहते हैं, दोस्तों न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। जो दोस्तों न्यूमोथोरस जो होता है वो दोस्तों फेफड़े में कोलैप्स होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। फेफड़े के कोलैप्स होने को न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फेफड़ों को कोलैप्स होने को क्या कहते हैं, तो न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों ब्रोंकी के असमान रूप से फैलने को क्या कहते हैं। दोस्तों जो अस्थमा है, अस्थमा को दोस्तों असमान रूप से फैलने को क्या कहते हैं, ब्रोंकोकाइटासिस, या दोस्तों ब्रोंकोकिटियासिस, या दोस्तों ब्रोंकियाटेसिस, या दोस्तों ब्रोंकियाटेसिस ये होता है दोस्तों ब्रोंकी के असमान रूप से फैलने वाले को कहते हैं ब्रोंकियाटेसिस, या दोस्तों ब्रोंकियाटेसिस कहते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ब्रोंकी के असमान रूप से फैलने को ब्रोंकिटियासिस कहते हैं। 101 नंबर प्रश्न है और आप सभी के लिए HW के रूप में है, होमवर्क है, करके आइएगा कि डैश ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। बहुत ईजी प्रश्न है कि किस जो ग्रंथि है उससे जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पन्न होता है। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। साथियों प्यारा सी बात बनाए रखिए। आज हम दोस्तों लगभग 80 से 85 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मिस हो गया था, लेकिन 100 क्वेश्चन करने वाले थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो दोस्तों यहाँ पे मिस हो गया है। तो आप लोग अपना प्यार से बात देते रहिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।